देखिए, आज का बहुत इम्पोर्टेंट और इसको कह सकते हैं कि आज के युग में डिमांड और सप्लाई दो चीज़ों का आप पर इतना प्रभाव पड़ता है, जनता पर इतना प्रभाव पड़ता है और इसी पर अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। मांग और मांग और पूर्ति, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अर्थव्यवस्था में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मांग और पूर्ति के दो चीज पर व्यवस्थाएं टिकी हुई है और इसी में आपको महंगाई, बेरोजगारी दोनों परिभाषा आता है। क्यों? जब भी मांग बढ़ेगा, मांग अगर बढ़ेगा तो पूर्ति भी, सप्लाई भी बढ़ेगा। मांग अगर कम होगा और सप्लाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मांग के लिए अगर डिमांड ज्यादा हो रहा है तो सप्लाई होगी, यानी कि उस मांग का डिमांड ज्यादा, उसको उत्पादन होगा। जब उत्पादन होगा तो ज्यादा रोजगार मिलेगा और जब रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। जब ज्यादा सप्लाई बढ़ेगा तो ज्यादा आवश्यकता होगी लोगों की उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। लेकिन वही अगर डिमांड अगर कम हो गया, मांग कम हो गया, तो पूर्ति भी कम होगा और जब पूर्ति कम होगा तो लोगों की आवश्यकता कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। यानी कि मांग पर डिपेंड है आपके पूर्ति और बेरोजगारी। अगर डिमांड किसी वस्तु का ज्यादा से ज्यादा डिमांड होता है, मान लीजिए कि आपको मोटे अनाज का डिमांड ज्यादा बढ़ गया, मोटे अनाज का अगर दाम बढ़ गया तो मांग कम हो जाएगी। अगर मोटे अनाज के दाम अगर रेट अगर कम हो गया तो मांग बढ़ जाएगा। मांग बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगा। अगर इसका रेट अगर बढ़ गया, आज 25 रुपया केजी है, कल अगर 60 रुपया केजी हो जाएगा तो मांग कम हो जाएगा। मांग जब कम होगा तो पूर्ति भी कम होगी और जब पूर्ति कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा। तो ये मूल है अर्थव्यवस्था की। मांग, पूर्ति और बेरोजगारी एक दूसरे के पूरक है। मांग बढ़ने पर हमेशा बेरोजगारी बढ़ती है, मांग बढ़ने पर हमेशा बेरोजगारी घटती है और मांग कम होने पर बेरोजगारी बढ़ जाती है। मांग के विपरीत बेरोजगारी चढ़ती है। लेकिन मुद्रास्फीति को अगर अच्छी तरीक़ा से समझा जाए तो तमाम अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि एडम स्मिथ हो गए या किन्स हो गए, जेएम किन्स हो गए या मार्शल हो गए या इत्यादि भारत के भी अर्थशास्त्री हो गए, जैसे डॉक्टर अमर्त्य सेन जी हो गए जिनको नोबेल भी मिला है। हाँ, और याद है 1998 में, ठीक।
और मांग एक ऐसा चीज है कि जो इसको लगातार बढ़ना भी नुकसान पहुंचाता है। मुद्रास्फीति अगर धीरे धीरे बढ़ती है, महंगाई अगर धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे 2%, 3% ऐसे बढ़ता रहे तो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है। अगर महंगाई एक बार डायरेक्ट 50% बढ़ जाए या 40% बढ़ जाए तो नुकसान है। मुद्रास्फीति पूरा का पूरा 0% हो जाए, ये भी नुकसानदायक है अर्थव्यवस्था के लिए। इस नाते से मुद्रास्फीति धीरे धीरे बढ़ना, मुद्रास्फीति यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था को एक विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन वहीं अगर महंगाई बढ़ना रुक गया, आप लोग सभी जनता ये डिमांड करती है कि महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई का धीरे धीरे बढ़ना अर्थव्यवस्था को विकसित बनाता है। हाँ, महंगाई को लगातार 2 गुने 3 गुने बढ़ जाना ये हानिकारक है और इससे अर्थव्यवस्था अपना कमजोर होता है। समस्या आ जाएगी बेरोजगारी की, समस्या आ जाएगी भूखमरी की, समस्या आर्थिक असमानता की आ जाएगी। तमाम ऐसे प्रकार की समस्याएं आ जाती है जिससे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समस्या प्रत्येक नागरिक को हो जाएगा और इससे किसी कोलैप्स भी कर जाएगा अर्थव्यवस्था। तो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति का धीरे धीरे बढ़ना या महंगाई का निम्न स्तर से बढ़ना या निम्न मध्यम स्तर से बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा सूचक है। और इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप आगे भविष्य में चल करके आप भी अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे और अभी भी दे रहे हैं, और आप अपनी आर्थिक स्थिति और मजबूत करने में भविष्य में लगे रहेंगे। इससे जब आपके पास पैसा आएगा, आपके पास मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा, आप अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे रहे हैं, आप एक भी रुपया नहीं कमा रहे हैं, आप डिमांड नहीं होगा, पूर्ति नहीं होगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लेकिन वही आप अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए आज आपका 50,000 रुपया इनकम है, आप मांग बढ़ जाएगा, हर चीज की डिमांड आप करेंगे अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, तो उस माध्यम से आप पूर्ति भी बढ़ जाएगी, पूर्ति बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में कुछ नहीं योगदान दे रहे हैं, तो आप मांग कहीं कोई सामान नहीं खरीद पाएंगे। जब आप डिमांड नहीं करेंगे तो पूर्ति नहीं होगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इस नाते से अर्थव्यवस्था में इनकम की मात्रा के हिसाब से डिमांड भी बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, उसके बाद बेरोजगारी भी कम होता है। तो इतना ध्यान देना जरूरी रहता है कि मुद्रास्फीति जब भी टॉपिक हो तो उसमें ध्यान देना है कि मांग और बेरोजगारी एक दूसरे के विपरीत है। अगर मांग बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी और सब बेरोजगारी कम हो जाएगा। किसी भी वस्तु का रेट ले लीजिए, क्या हाँ कुछ है जिनको लिमिट मात्रा में, जिनका डिमांड है, जिनको लिमिट मात्रा में उसका सप्लाई भी है, तो उन सब वो अपवाद की श्रेणी में आती है, उन सब बात नहीं किया जाता है, उन सब की बात करेंगे बाद में। मुद्रास्फीति जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में मांग पूर्ति और बेरोजगारी के विषय में आप सुनिए। नहीं देख लेंगे। अरे क्या हाँ सही है, ठीक। कुछ इस प्रकार के गुड्स आते हैं, हाँ उस पर जनसमूह की बात की जाती है ना हमेशा मुद्रास्फीति में। अब क्या वीआईपी कल्चर में क्या चल रहा है
उसकी बात अभी मुद्रास्फीति के अंतर्गत नहीं लेती। अभी देखिए वैसे ही आप जब से जीएसटी का 2.0 का 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ है, तब से सारी वस्तुओं जो भी आती है सील गुड्स में, या जो भी वस्तुएं आती है जो बड़े लोगों के द्वारा जैसे लग्जरी चीजें, उनका रेट कर दिया है 40%, सभी पर 40% जीएसटी लगेगा। और आपका हो गया है 12% पर आ गया है, 18% पर आ गया है। तो ये चीजें होती है, उसको अभी उसको टॉपिक चर्चा करेंगे दूसरे दिन। तो इन सब अर्थव्यवस्थाओं में जो भी व्यक्ति, अगर एक सामान्य नागरिक की जनरली खर्चा होता है, खाने पीने की वस्तुएं जैसे दाल हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, इन सभी सब्जी हो गया, रोज का रोज का जो भी खर्चाएं आती है एक मूलभूत आवश्यकता में, उस पर चर्चा की जानी चाहिए। अगर गैस का रेट बढ़ जाए तब भी महंगाई बढ़ जाता है, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ जाए तब भी महंगाई बढ़ जाता है, क्योंकि सब कमर्शियल गाड़ियों से आता जाता है। कहीं का भी वस्तु, मान लीजिए कि यहाँ कोई वस्तु विदेश से भी आ रहा है तो समुद्र के किनारे पोर्ट पर आएगा, फिर यहाँ से तमाम जगहों पर ट्रेन के माध्यम से या कमर्शियल ट्रक बस के माध्यम से आता है। तो उन सभी, अगर वो डीजल पेट्रोल के रेट पर भी निर्भर कुछ होते हैं, कुछ का उत्पादन जो आप खाने पीने की वस्तुएं जो डिमांड करते हैं, जैसे लोग होटल में जाते हैं या कहीं और भी बना बनाया खाना अगर आप खरीद के खाते हैं तो और महंगा पड़ता है, क्योंकि महंगाई पर सीधा सीधा उसका असर पड़ता है। हाँ, आपदाएं आती हैं, आपदाएं जो भी, जब जैसे मान लीजिए बारिश के मौसम में बारिश न हो, या ठंडी में गेहूं कटने वाला है तब बारिश हो जाए, धान कटने वाला है तो बारिश हो जाए, तो इसका भी असर पड़ता है कि पैदावार कम होता है तो फिर महंगाई बढ़ने का चांस रहता है। तो हमेशा देखना चाहिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे भारत की हो या किसी और देश की अर्थव्यवस्था हो, प्रत्येक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के नाते भी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार और प्राइवेट संस्थाएं साथ साथ काम करती है। जैसे किसी काम का हो, अगर मान लीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का निर्माण करना है, अब यूनिवर्सिटी के निर्माण में क्या करना पड़ेगा, आप सरकार क्या कहती है कि हम इतना पैसा हम बांट देंगे, 5 करोड़ रुपया उसके खाते में डाल दी और टेंडर जारी कर दिया, उसके माध्यम से एक कोई भी ठेकेदार लेता है, अलग अलग बनवा करके पूरे उसके नक्शा के अनुसार, इंजीनियर सरकार का रहेगा, ठेकेदार का अपना आदमी रहेंगे, सब बनाएंगे, जिसके अनुसार होगा बनाएंगे। तो वो दोनों का काम साथ साथ चलता है और बना करके सरकार को हैंड ओवर कर देगा, या खुद का लोग व्यवसाय कर लेते हैं, सरकार भी अपना व्यवसाय करती है, तो साथ साथ दोनों चलता है, दोनों व्यवसाय साथ साथ चलता है। सरकार, पूंजीवादी में यही नहीं, पूंजीवादी में पूरी की पूरी व्यवस्था प्राइवेट पर डिपेंड है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी काम रहेगा प्राइवेट संस्थाएं करेगी। और जैसे भारत में परमाणु ऊर्जा का काम केवल सरकार करती है, केंद्र सरकार, लेकिन वही देखा जाए अमेरिका में पूरी छूट है, कोई भी किसी काम को, किसी रिसर्च को कर सकता है, कोई उस पर सरकारी बैन नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, पूरी काम सरकार करेगी, सरकार के अधीन रहेगा, सरकार उसमें कंट्रोल करेगी। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का मूल है,
तमाम अर्थव्यवस्थाओं को फेल हो जाने के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रोफेसर जीएम कीन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया और इस अर्थव्यवस्था में दो माइक्रो और मैक्रो, सूक्ष्म और व्यापक अर्थव्यवस्था की बात कही और दोनों को मिलाकर के एक आदर्श इकोनॉमी, एक आइडियल इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो अर्थव्यवस्था में आप सबसे पहले अगर बात करें एडम स्मिथ, उसके बाद मेन टॉपिक अगर उसमें देखा जाए तो मुद्रास्फीति पर सबसे पहले आप आ जाएंगे, मुद्रास्फीति पर आएंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे बैंकिंग प्रक्रियाओं के बारे में समझाया जाएगा, योजनाओं के बारे में समझाया जाएगा, अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, जीडीपी के बारे में समझाया जाएगा, जीएनपी क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, तमाम अर्थव्यवस्था की चीजें इनके बारे में आपको बताया जाएगा धीरे धीरे कर करके। अभी आप मुद्रास्फीति में जाने की मांग, सप्लाई और बेरोजगारी क्या होता है और उसमें क्या संबंध होता है। अब इससे आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन चल रहे थे वो हमने दूर करने का प्रयास किया है। क्या आप इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं किसी प्रकार का कोई अगर, अरे भाई डिमांड जब बढ़ेगा, आप किसी वस्तु का अगर मांग बढ़ेगा तो उसकी पैदावार भी बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब पैदावार बढ़ाने के लिए आपको आदमी लोगों की जरूरत पड़ेगी तो उससे बेरोजगारी कम होगी। लेकिन अगर वही मांग कम हो, जब कोई सामान बिक ही नहीं रहा है तो उसको पैदा उसका उत्पादन थोड़े होगा, और जब उत्पादन नहीं होगा तो इसमें जो काम कर रहे हैं लोग वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो उसमें सीधी सी सीक्वेंस है। वही अगर देखा जाए कि मुद्रास्फीति का धीरे धीरे बढ़ना 2%, 3%, 1.5%, 1% हमेशा बढ़ती रहे तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था विकास की तरफ आगे बढ़ रही है। महंगाई डायरेक्ट 50%, 30%, 40% नहीं बढ़ना चाहिए, ये नुकसान पहुंचाता है। महंगाई कम भी नहीं होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बैंक अपना आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता घटाता रहता है कि महंगाई को नियंत्रण करने के लिए। वो तो अब तिमाही हो गया, अब हर 3 महीने पर एक बार बैंक रेट बढ़ा दी रहा है कभी कभी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पैसा कम हो जाना महंगाई को बढ़ा देगा, फिर अर्थव्यवस्था में पैसा का ज्यादा हो जाना मांग को बढ़ा देगा। तो उसको नियंत्रण करने के लिए